तकरीबन आधी रात हो चुकी थी। मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी और जग में पानी भी खत्म हो गया था। इसीलिए मैं नीचे किचन से पानी लेने के लिए आई। नीचे सब तरफ अंधेरा पड़ा हुआ था। किचन से पानी लेकर मैं जैसे ही अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों पर गई, तभी मुझे मौसी के कमरे से बहुत ही अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। मैंने जब उनके कमरे की तरफ देखा तो दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, जहाँ से रोशनी आ रही थी। मैं चुपके से दरवाजे के पास गई और जब मैंने अंदर झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ चुके थे। मौसी की आहें भरने की आवाज़ साफ मेरे कानों में सुनाई दे रही थी और उस वक्त मैंने उन्हें जिस अवस्था में देखा, मेरे होश उड़ चुके थे। अब तक पति पत्नी के बीच किस तरह के रिश्ते होते हैं, इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत ही सुन रखा था, लेकिन आज जो मैं अपनी आंखों के सामने देख रही थी, मुझे उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मुझे नहीं पता था कि पति पत्नी के दरमियान ऐसा भी होता है। ये सब देखकर मेरी खुद की सांसें भी चढ़ने लगी थीं। अभी मैं ये सब देख ही रही थी कि फिर तो चंद मिनट में उस कमरे में एक भयानक तूफान सा आ गया। मौसा ने मौसी के, मेरा नाम पायल है। मैं 17 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की हूँ। मेरा जन्म एक भरे पूरे परिवार में हुआ है। मेरी दादी, मेरे ताऊ ताई, उनके बेटा बेटी, मैं और मेरी मम्मी पापा, हम सब लोग एक साथ ही एक ही छत के नीचे रहते हैं। हालांकि जैसा हर बड़े परिवार में होता है कि अगर लोग लंबे समय तक साथ रहते हैं तो उनमें लड़ाई झगड़ा भी होना शुरू हो जाता है, ठीक उसी तरह से मेरे परिवार में भी अक्सर मेरी माँ और मेरी ताई के बीच में लड़ाइयाँ होने लगती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ 4 बर्तन होंगे तो वह आपस में खटकेंगे ही। इसलिए इन सब बातों को हम में से कभी कोई दिल पर नहीं लगाता। गुस्से में आकर कई बार माँ और ताई ने अपना ये फैसला भी सबको सुनाया कि वो लोग अलग रहना चाहती हैं, लेकिन ना तो उनके इस फैसले को मेरे पापा ने कभी माना और ना ही कभी ताऊ ने। अगर वह लोग मान भी जाते तो भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि मेरी दादी बहुत ही सख्त मिजाज की थीं और घर में हर कोई उनसे बहुत डरता था। मेरे घर में मेरी दादी का ही राज चलता था और उनके रहते हुए हमारे घर का बंटवारा कभी भी नहीं हो सकता था। मेरी माँ और मेरी ताई के बीच में भले ही कितनी ही लड़ाइयाँ क्यों ना हों, लेकिन हम बच्चों के बीच में कभी भी अपनी माँ के इस बर्ताव को लेकर आपसी मनमुटाव नहीं हुआ। मेरी ताई के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। ताई की बेटी का नाम काव्या है और बेटे का नाम सुमित। हम भाई बहनों में बहुत लगाव है। जिंदगी इसी तरह से अच्छी बीत रही थी और जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे, हम अलग तरह के परिवर्तनों को महसूस कर रहे थे। अब मेरे और काव्या दीदी के बीच में और भी ज़्यादा पटने लगी थी, क्योंकि वह मुझसे सिर्फ 3 साल ही बड़ी थी और वह अपने कॉलेज में होने वाली ढेर सारी बातों को जब भी मुझसे शेयर करती थी तो मुझे उन्हें सुनने में बड़ा ही मज़ा आता था। वह वहाँ पर होने वाली अलग अलग तरह की हरकतों के बारे में बताती थी और फिर अपनी उम्र की इस दहलीज पर लड़के और लड़कियाँ किस तरह से एक दूसरे को देखकर मोहित होते हैं, इन सब बातों के बारे में सुन सुनकर मुझे भी बड़ा मज़ा आता था। इधर मैं भी अब कॉलेज में जाने की तैयारी शुरू कर रही थी। कॉलेज में पढ़ने को लेकर मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित थी, क्योंकि पहले ही काव्या दीदी के मुंह से वहाँ की तरह तरह की बातों को सुनकर मेरे अंदर लड्डू फूट पड़ रहे थे और कॉलेज लाइफ को जीने के लिए मैं बहुत ज़्यादा बेताब थी, क्योंकि वहाँ स्कूल की तरह कोई भी पाबंदियाँ नहीं होती हैं। जब मन चाहा तब कॉलेज चले गए, जब मन हुआ क्लास ले ली। शायद ये उम्र ही ऐसी होती है जिसमें इस तरह की भावनाएं अपने उफान पर होती हैं। जब भी मैं अपने आसपास किसी लड़की की शादी होते हुए देखती या लोगों को प्रेम के बंधन में बंधे देखती तो मैं भी ऐसी ही जिंदगी जीना चाहती थी। जल्दी ही काव्या दीदी के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का मिल गया और घर वालों ने उनकी धूमधाम से शादी कर दी। शादी के बाद वह बहुत खुश थी। शादी से जुड़ी हुई वह तमाम बातें मुझे बताती रहती थीं। उनकी बातें सुनकर मुझे मन ही मन शर्म आती रहती थी। हमारे बीच में किसी भी बात का कोई पर्दा नहीं था।
क्योंकि हम शुरू से ही एक दूसरे से हर तरह की बात शेयर करते थे। इसीलिए शादी के बाद भी वह अपनी बहुत सारी बातें मुझे आराम से बता देती थी। हालांकि कुछ बातें मैंने ऐसी भी सुन रखी थीं जिन्हें सुनकर मुझे थोड़ा डर भी लगता था, जिनके बारे में सोचकर यही लगता था कि क्या सच में ऐसा भी होता है? क्या कोई पति अपनी पत्नी के साथ इस तरह से भी कर सकता है? लेकिन फिर भी मैं उन बातों को अपने दिमाग से निकाल देती थी और अपने खूबसूरत सपनों की दुनिया में खो जाया करती थी। कॉलेज में एडमिशन लेने की तकरीबन 3 महीने बाद हम सभी बच्चों को कुछ असाइनमेंट बनाने के लिए दिए गए। मैं पढ़ने में शुरू से बहुत ही होशियार थी, इसीलिए वहाँ के सभी प्रोफेसर मेरी बहुत तारीफ करते थे। हर एक असाइनमेंट को 2 लोगों के बीच में बांटा गया था ताकि उसे 2 लोग मिलकर तैयार कर सकें। इन 3 महीनों में कॉलेज में मेरी किसी से भी कोई खास दोस्ती नहीं हुई थी, क्योंकि भले ही मैं वहाँ के माहौल को लेकर पहले से ही बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन वहाँ पहुँचकर अजीब सा डर भी मुझे लग रहा था। इसीलिए मैं ज़्यादातर सिर्फ अपना ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई पर ही रखती थी और बाकी किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं रखती थी, ना ही किसी से ज़्यादा बातचीत करती थी, और कौन क्या कर रहा है इससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं होता था। इसीलिए अब तक वहाँ पर मेरी किसी से कोई खास दोस्ती नहीं थी। बस कुछ एक लड़कियों से ही ठीक ठाक बात होती रहती थी और लड़कों से भी मैं बस दूर ही रहती थी। सिर्फ दूसरों की बातों को सुन सुनकर ही मज़े लेती रहती थी। मेरे असाइनमेंट में मेरा पार्टनर अभिनव को बनाया गया। असाइनमेंट बनाने के दौरान मेरी और अभिनव की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मैं अभिनव से प्यार करने लगी हूँ। अभिनव एक बहुत ही अच्छा लड़का था। वह मुझे बहुत ही सुलझा हुआ इंसान लगता था। इसी तरह से धीरे धीरे 1 साल बीत गया और मेरा प्यार उसके लिए बढ़ता ही चला गया। अभिनव पढ़ने में एक औसत इंसान था, इसीलिए जब फर्स्ट ईयर में उसके मार्क्स कम आए तो उसने पढ़ाई में मुझसे मदद मांगी और मैंने भी उसे पूरे दिल से अच्छे से हर सब्जेक्ट को तैयार करने में मदद करने की कोशिश की। इसका नतीजा ये हुआ कि अगली बार जो एग्ज़ाम हुए उनमें अभिनव के मार्क्स बहुत ही अच्छे आए, जिस वजह से मैं भी बहुत खुश थी और अभिनव भी। इसी बीच एक दिन मौका देखकर मैंने अपने प्यार का इजहार उसे कर दिया, ये सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो कि इस सब में बहुत देरी हो जाए, क्योंकि मेरे घर में कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट होते ही लड़कियों की शादी तय कर दी जाती थी और मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि क्या जितना प्यार मैं उससे करती हूँ वह भी मुझसे उतना ही प्यार करता है, क्योंकि अब मैं उसके साथ शादी के सपने देखने लगी थी और अगर उसके दिल की बात जाने बिना ही मैं उसकी ज़िंदगी से चली जाती तो मुझे पूरी ज़िंदगी अफसोस रहता। इसलिए मैं ये गलती नहीं करना चाहती थी। मैंने जब अभिनव को अपने दिल की बात कही तो उसने भी मुझे अपने दिल का सारा हाल बयां कर दिया। मैं उस वक्त खुशी से फूली ही नहीं समा रही थी जब अभिनव ने भी यही कहा कि वह भी मुझसे बहुत प्यार करता है। इसके बाद हमारा रिश्ता और परवान चढ़ने लगा। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने घर में सही समय आने पर अभिनव के बारे में बात करूंगी ताकि जल्द से जल्द हम दोनों की शादी हो जाए। इसीलिए एक दिन मैंने ऐसे ही बातों में अभिनव से ये बात कही कि मैं जल्दी ही अपने घर वालों से तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में बात करूंगी। उस वक्त ना जाने क्यों, लेकिन उसने मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह वहाँ से उठकर चला गया। इससे मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर अभिनव के दिल में चल क्या रहा है। उस दिन के बाद से अभिनव ने धीरे धीरे मुझसे दूरियां बनाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान होने लगी थी। इधर काव्या दीदी का मेरे पास लगभग हर रोज़ फ़ोन आता था और जब उन्होंने मेरी आवाज़ से ये पहचान लिया कि मैं कुछ परेशान हूँ तो उनके कई बार पूछने पर मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। इस पर काव्या दीदी ने कहा कि मुझे इस समय इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार सामने वाला हमें सिर्फ अपने टाइम पास के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। मैंने दीदी से कहा कि अभिनव ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत अच्छा है, वह सच में मुझे बहुत प्यार करता है। पर दीदी ने कहा कि जब हम किसी को अपना मानते हैं तो हम उसे शक की निगाह से बिल्कुल भी नहीं देख पाते, क्योंकि हम उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे होते हैं।
इस वजह से जो हकीकत होती है वो हमें दिखाई नहीं देती। इसीलिए बेहतर यही होगा कि पहले तुम उसके दिल में क्या चल रहा है ये अच्छे से जान लो, इसके बाद ही इस रिश्ते को लेकर आगे घर में बात करना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये सब करके अपने लिए ही एक नई मुसीबत खड़ी कर लो। काव्या दीदी की इस बात ने मेरे दिलो दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ी थी। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मैं इस बारे में अभिनव से साफ साफ बात करूंगी। लेकिन तभी अचानक मेरी तबीयत कुछ दिनों के लिए खराब हो गई, जिस वजह से मैं कुछ हफ्तों तक कॉलेज नहीं जा पाई। इस बीच मैं ये देखकर हैरान थी कि मैं इतने दिन तक कॉलेज नहीं गई, लेकिन अभिनव ने एक बार भी फ़ोन करके मुझसे ये तक नहीं पूछा कि मैं आखिर कॉलेज क्यों नहीं आ रही हूँ। ये सबसे मुझे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं एक उम्मीद अपने दिल में लगाए बैठी थी और खुद को तरह तरह की तसल्लियाँ दे रही थी कि हो सकता है वह भी इस वक्त कॉलेज ना आ रहा हो, इसीलिए उसे मेरे ना आने का कुछ भी पता ना हो। खैर 2 हफ्ते के बाद मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई तो मैं बहुत ही उत्साहित होकर कॉलेज पहुंची, क्योंकि मैं अभिनव से मिलने के लिए बेकरार थी। उस दिन जब वह मुझे क्लासरूम में दिखाई नहीं दिया तो मैं सीधा कैंटीन पहुंच गई, लेकिन कैंटीन में भी अभिनव मुझे कहीं नहीं दिखा। तो फिर मैं उसके दोस्तों के पास पहुंची और उनसे पूछा कि अभिनव कहाँ है। उसके एक दोस्त ने मुझे बताया कि अभिनव क्लासरूम के पीछे जो छोटा सा गार्डन है वहाँ पर बैठा हुआ है। जब मैं वहां पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर मैं दंग रह गई, क्योंकि वहां अभिनव एक दूसरी लड़की के साथ बैठा हुआ था और वो जिस तरह से बैठे थे वो सब देखकर मेरा दिल चीख कर रोने को कर रहा था। इससे पहले कि मैं आगे बढ़कर उसे कुछ भी कहती, तभी मैंने अभिनव के मुंह से जो बात सुनी उसने मुझे एक जगह पर जमा कर रख दिया। अभिनव उस लड़की के सामने मेरा मजाक उड़ा रहा था और कह रहा था कि मैंने तो सिर्फ इसलिए पायल से नज़दीकियां बनाई ताकि एक तो असाइनमेंट में मेरे सबसे अच्छे नंबर आ सकें और दूसरा मैं पढ़ाई में उससे मदद ले सकूं। बिना ये सब किए हुए वो लड़की मेरी पढ़ाई में कभी भी मदद नहीं करती और मेरे इतने अच्छे नंबर कभी नहीं आते। बस इसलिए मैं उसके इतना करीब गया, वरना वो तो इस काबिल भी नहीं कि उसे अभिनव की दोस्ती तक नसीब हो। ये कहते हुए वो बड़े ही घमंड में जोर से हंसा। ये सब देखकर मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम तक नहीं ले रहे थे। मैं तुरंत ही उल्टे पैर वहाँ से बाहर लौट आई और घर आकर मैं फूट फूट कर खूब रोई, इतना कि मेरी आंखें सूज चुकी थीं। घर वाले भी मेरी ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान थे, तो मैंने उनसे बहाना बना दिया कि मेरी तबीयत अभी भी कुछ खास ठीक नहीं हुई है, बस इसी वजह से मेरी आंखें सूज गई हैं। लेकिन जब शाम को काव्या दीदी का फ़ोन मेरे पास आया तो मैंने उन्हें सब कुछ साफ साफ बता दिया। इस पर दीदी ने मुझसे कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि लोग अक्सर अपने फ़ायदे के लिए दूसरों की भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं। बहुत कम ही लोग इस दुनिया में हैं जो वह दूसरों की भावनाओं की कदर करें। पर काव्या दीदी ने कहा कि तुम बहुत ही लकी हो पायल, जो तुम्हें बहुत पहले ही उस लड़के की सच्चाई पता चल गई। तुम्हें भले ही इस वक्त बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुम एक बुरे इंसान से बच गई हो। अगर तुम्हारी उससे शादी हो जाती तो वह तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देता और तुम्हें जो तकलीफ़ें होती वह ना झेलने के काबिल होती। तुम्हें नहीं पता शादी के बाद लड़कियों को क्या क्या झेलना होता है, और फिर एक बार अगर शादी हो जाती है तो फिर घर वाले भी कुछ खास मदद नहीं कर पाते। इसीलिए जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तुम्हें अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और आगे पढ़ना चाहिए। काव्या दीदी की बातों से मुझे थोड़ी तसल्ली तो मिली थी, लेकिन फिर भी अभिनव ने जो कुछ भी मेरे साथ किया था वह सब मैं भूल नहीं पा रही थी। इसके बाद मैंने कॉलेज जाना बहुत ही कम कर दिया था। मैं जब भी कॉलेज जाती थी तो बस अपने लेक्चर अटेंड करने के बाद सीधा घर आ जाती थी। अभिनव ने जब ये सब नोटिस किया कि अब मैं उसकी पढ़ाई में कोई भी मदद नहीं कर रही हूँ, तो वह फिर से पहले की तरह मेरे सामने अपना झूठा चेहरा लेकर मुझे फंसाने के लिए आ जाता था। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया था कि अब मैं इस इंसान से कोई मतलब नहीं रखूँगी।
इधर कॉलेज के एग्ज़ाम जब ख़त्म हुए और छुट्टियां शुरू हुईं तो घर पर रह रहकर मैं बोर हो चुकी थी, क्योंकि खाली समय में मेरे दिमाग में वही सब बातें हद से ज़्यादा घूमती रहती थीं। इसीलिए जब मुझे कुछ भी नहीं सूझा तो मैंने माँ से ज़िद की, मुझे कुछ दिनों के लिए मौसी के घर जाना है। माँ मेरी इस जिद से पहले तो थोड़ा परेशान हुई कि अचानक मुझे मौसी के घर जाने की क्या सूझ रही है, पर मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत टाइम से कहीं बाहर नहीं गई हूँ और मेरा कुछ दिनों के लिए गांव में रहने का मन है और अपने ननिहाल गए हुए तो मुझे सालों हो चुके हैं, इसीलिए मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ। दरअसल मेरे नाना नानी की सिर्फ 2 बेटियां ही थीं, एक मेरी माँ और एक मेरी मौसी। दोनों लोगों के बीच में उम्र का काफ़ी फासला था और फिर नाना नानी के देहांत के बाद मेरी मौसी अपने मायके में ही अपने पति के साथ रहने लगी थीं, क्योंकि मेरे मौसा जी के घर में भी कोई नहीं था और इधर नाना जी के पास काफ़ी ज़मीन जायदाद थी, जिसकी देखभाल के लिए कोई न कोई तो चाहिए ही था, जिसे उन्होंने अपनी दोनों बेटियों के नाम पर कर दिया था। मम्मी ने तो अपने हिस्से की ज़मीन को बेचकर यहाँ शहर में ही प्लॉट खरीद लिया था, लेकिन मौसी वहीं पर रहकर सब कुछ देख रही थी। खैर, मेरी इस चीज़ का असर ये हुआ कि मम्मी ने अगले ही दिन मौसी से बात कर ली कि वह मुझे 3 दिन के बाद गांव भेज रही हैं और मौसा जी मुझे बस अड्डे से लेने के लिए आ जाएं। इस बात पर मौसी मम्मी से तरह तरह के सवाल जवाब करने लगी कि आखिर अचानक से पायल यहाँ क्यों आ रही है, और भी ना जाने कितने सवाल। इस पर मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था और मम्मी को भी। वो कहने लगी कि उसकी छुट्टियां हो गई हैं और उसका मन है गांव में कुछ दिन बिताने का, बस इसीलिए वो आना चाहती है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं उसे नहीं भेजती हूँ। ये बात मम्मी ने थोड़ा सा खींचते हुए कही। इस पर शायद मौसी समझ गई कि मम्मी को उनकी बातें पसंद नहीं आईं, तो मौसी कहने लगी कि अरे आप तो बुरा मान रही हो दीदी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे जीजा जी को बता दूंगी कि पायल आ रही है। 3 दिन के बाद ही मैं अपने नाना नानी के घर पहुंच चुकी थी। मेरे मौसा मौसी की शादी को तकरीबन 7 से 8 साल हो चुके थे, लेकिन उनके अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी और नाना नानी के देहांत के बाद से तो इतने सालों से वह दोनों अकेले ही जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने देखा कि मेरे आने से मेरी मौसी खुश थी। उन्होंने मेरे लिए खूब सारी पसंद की चीज़ें बनाईं। उनसे मिले हुए मुझे काफ़ी वक्त भी हो गया था। उन्होंने जिस तरह से मेरा स्वागत किया, मुझे प्यार से गले लगाया, मेरे माथे को चूमा, इस सब से मुझे बहुत खुशी मिल रही थी। पहले तो मुझे मौसी के घर आने में थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि मौसी जिस तरह से फ़ोन पर बातें कर रही थीं, उससे मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मौसी को मेरे यहाँ आने में कोई आपत्ति हो। लेकिन यहाँ आने के बाद उनके बर्ताव को देखकर मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्हें मेरे आने से कोई परेशानी हुई है। पूरा दिन हम दोनों लोगों ने ढेर सारी बातें की। इसके बाद जैसे ही शाम हुई तो मौसी मेरे लिए खाना लेकर आ गई। मैंने उनसे कहा कि मुझे देर से खाना खाने की आदत है। इस पर मौसी कहने लगी, लेकिन पायल, यहाँ पर तुम्हें जल्दी ही खाना खाना पड़ेगा और फिर अपने कमरे में जाना होगा। इसके बाद तुम सीधा सुबह ही अपने कमरे से बाहर निकलना, इससे पहले बिल्कुल भी बाहर मत आना। मौसी ने मुझे जो कमरा रहने के लिए दिया था वह सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर की तरफ बना हुआ था। उनकी इस बात ने मुझे बहुत हैरान कर दिया। मैंने कहा कि भला आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने तो सोचा था कि हम तीनों साथ में बैठकर ही खाना खाएंगे और उसके बाद शाम को खेतों की तरफ घूमने के लिए जाएंगे। इस बात पर मौसी कहने लगी कि अरे नहीं पायल, ऐसा तो भूल कर भी मत सोचना, तुम्हें नहीं पता कि इससे कितनी बड़ी अनहोनी हो जाएगी। मैंने कहा कि आखिर किस बात की अनहोनी? आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए। उसके बाद मेरी मौसी ने मुझे जो कुछ भी बात बताई उसे सुनकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए थे। मौसी कहने लगी कि दरअसल यहाँ पर एक चुड़ैल का साया घूम रहा है, जो तुम्हारे जैसी कुंवारी लड़कियों को अपने वश में करके उनसे अपनी मनमर्जी करवाती है।
वह हर वक्त बस तुम्हारे जैसी कम उम्र की लड़कियों को ही तलाश करती रहती है। इसीलिए शाम ढलते ही यहाँ की सारी कुंवारी लड़कियाँ अपने अपने घरों में कैद हो जाती हैं और गलती से भी घर से बाहर कदम नहीं निकालती। इसीलिए तुम्हें भी मैं अपने कमरे में रात होने से पहले भेज रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम किसी भी तरह की मुसीबत में पड़ो। मौसी की इस बात ने तो मेरे पसीने ही छुड़ा दिए थे। मेरा गला प्यास से बुरी तरह से सूखने लगा। मुझे भूत प्रेत चुड़ैल इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता था। मैं मन ही मन सोचने लगी कि कहाँ तो मैं इस गांव में मौज मस्ती करने के लिए आई थी और कहाँ मौसी ने मुझे ऐसी बात बता दी कि अब तो मुझे यहाँ आने पर अफसोस होने लगा था। मेरे डर को मौसी ने भांप लिया। वह मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगी कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है पायल, बस थोड़ी सावधानी बरतनी है। शाम ढलने से पहले ही तुम्हें अपने कमरे में चले जाना है और बस सीधा सुबह ही अपने कमरे से बाहर निकलना है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम अपने कमरे से बाहर मत आना। इसके बाद मैंने फटाफट से खाना खाया और अपने कमरे में ऊपर चली गई। कुछ देर तो मैं कमरे में यहाँ वहाँ टहलती रही, लेकिन मुझे अजीब सी घुटन सी हो रही थी। तभी मेरी नज़र मेरे कमरे में लगी हुई एक खिड़की पर पड़ी। मैंने जब उस खिड़की को खोलकर देखा तो सामने कोई भी मकान नहीं बना हुआ था। वहाँ सिर्फ दूर दूर तक खुला मैदान ही दिख रहा था, जहाँ पर कुछ एक पेड़ भी खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। शाम के वक्त तो ये नज़ारा काफ़ी मनमोह रहा था, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ने लगी और घना अंधेरा छाने लगा, वैसे वैसे वह नज़ारा डरावना होने लगा और मेरे अंदर एक अजीब सी दहशत समाने लगी। डर के मारे मैंने उस खिड़की को तुरंत ही बंद कर दिया, क्योंकि अगर वह खिड़की खुली रहती तो शायद ही है जो मुझे एक पल के लिए भी नींद आती। मौसी की वह सारी बातें मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थीं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने तुरंत ही काव्या दीदी को फ़ोन लगा दिया और उन्हें फ़ोन करके इस बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर काव्या दीदी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। कहने लगी, तुम भी बिल्कुल पागल हो। पागल, आज के टाइम पर भी तुम इस तरह की अंधविश्वास भरी बातों पर विश्वास करती हो। भूत चुड़ैल कुछ भी नहीं होता है, ये सब हमारे मन का वहम होता है। और गांव में तो अक्सर लोग इस तरह की बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। कोई भी अगर ऐसी वैसी चीज़ दिख जाती है तो बस सीधा उसे भूत चुड़ैल ही साबित कर देते हैं। लेकिन तुम तो पढ़ी लिखी हो, कम से कम तुम तो इन सब बातों में विश्वास मत करो। मुझे काव्या दीदी की बात कुछ ठीक लगी। मैंने कहा कि शायद आप ठीक कह रही हो। मौसी ने मुझसे जो कुछ कहा उसका असर मेरे दिमाग पर इतना ज़्यादा हुआ था कि मेरे सोचने समझने की क्षमता ही जैसे ख़त्म हो गई थी और एक अजीब सा डर मेरे दिल और दिमाग पर छाने लगा था, जिसकी वजह से मुझे हर चीज़ में डर ही लग रहा था। लेकिन आपकी बात सुनकर मुझे लग रहा है कि शायद इस सब में कोई भी सच्चाई नहीं है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया। मैंने सोचा कि मैं बेकार ही इतना परेशान हो रही थी, मुझे इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन अगर मौसी ने मुझे रात को कमरे से बाहर निकलने को मना किया है तो मैं बाहर नहीं निकलूंगी, क्योंकि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो फिर वह ना जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगी कि मैं बड़ों की बात नहीं मानती हूँ। इसके बाद मैं चुपचाप लेटकर सो गई। करीब आधी रात के वक्त अचानक ही मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जिससे तुरंत ही मेरी आंख खुल गई। उस आवाज़ ने मुझे बुरी तरह से डरा कर रख दिया था। यह आवाज़ किधर से आ रही थी पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आया। फिर मुझे लगा कि शायद ये आवाज़ मेरे दरवाजे से बाहर की तरफ से आ रही है। इस सब से मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरी जरा भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उठकर देखूं कि आखिर ये सारा माजरा क्या है। मैं अपनी चादर में दुबक गई और अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। फिर ना जाने कब मेरी आंख लग गई। जब मैं सुबह उठी और मुझे रात का पूरा वाक़या याद आया तो मैं एक बार फिर से घबरा गई। पहले मैंने सोचा कि मैं इस बारे में मौसी को बताती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं उनसे कुछ कहूँगी तो फिर वह यही कहेंगी कि देखो, मैंने तुमसे कहा था कि वो साया यहीं कहीं घूमता है। और फिर तो वह और ज़्यादा इन सब बातों पर पक्का यकीन करने लगेंगी।
यही सोचकर मैंने मौसी से कुछ भी नहीं कहा। धीरे धीरे दिन यूं ही बीत रहे थे। मौसी मुझे दिन में तो कुछ जगहों पर घुमाने के लिए ले जाती थीं, लेकिन शाम होते ही सीधा मुझे मेरे कमरे में भेज देती थीं। मेरे मौसा बहुत कम ही बातचीत किया करते थे। ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब भी लगता था, क्योंकि मेरी मौसी तो खूब बातूनी थीं। यहाँ तक कि मेरे घर में भी मेरे पापा और ताऊ भी खूब बातें करते थे, लेकिन शायद मेरे मौसा जी का स्वभाव उन सबसे काफ़ी अलग था, इसीलिए वह ऐसे थे। लेकिन खैर, मेरी मौसी तो बहुत अच्छी थी। उनके साथ मुझे वक्त का पता ही नहीं चलता था। फिर एक रात मुझे फिर से ठीक वैसी ही आवाज़ें सुनाई दी। इस बार मैंने अपने अंदर थोड़ी हिम्मत जुटाई और सोचा कि मैं उठकर देखूं कि आखिर यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैं धीरे धीरे कदमों से चलती हुई अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंची, और जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए मैंने अपना हाथ बढ़ाया, वैसे ही एक बड़े ही तेज धड़ाम की आवाज़ आई, जिससे मैं बुरी तरह से घबरा गई। मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। आखिर ये आवाज़ कैसी थी? पहले तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। घबराहट के मारे मेरे दिल की धड़कनें बुरी तरह से बढ़ चुकी थीं और सांस लेने में मुझे तकलीफ होने लगी। इसीलिए मैंने तुरंत ही जाकर अपने कमरे की उस खिड़की को खोल दिया जो पीछे मैदान में खुलती थी। अभी मैंने उस खिड़की को खोला ही था कि तभी मुझे बाहर चांद की रोशनी में काला साया आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। इससे पहले कि मैं अभी और कुछ समझ पाती कि तभी मुझे एक दूसरा साया भी नजर आया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। वह दोनों साए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। वह कहाँ जा रहे थे और वह कौन थे, मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन इतनी रात को आखिर सुनसान मैदान से होते हुए वह कौन लोग हैं जो आगे बढ़ रहे हैं और वह किधर जा रहे हैं? कुछ देर के बाद वो सारे मेरी आंखों से बिल्कुल ओझल हो गए। मैंने कमरे की खिड़की बंद कर दी और चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी मौसी की बात पर विश्वास करूं या फिर काव्या दीदी की। एक बार को तो मेरा जी चाहा कि मैं सुबह मौसी से बोल दूं कि मैं अब वापस अपने घर जाना चाहती हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी सोच रही थी कि मैं इतनी भी डरपोक नहीं हूँ कि इन सब चीज़ों से डर कर इस तरह से यहाँ से चली जाऊँ। और फिर आखिर ये पहेली क्या है, इसको भी अब मैं सुलझाना चाहती थी। क्या वाकई में जो मौसी कह रही हैं वो सच है, या फिर कोई है जो सारे गांव वालों को बेवकूफ़ बना रहा है? अगले दिन जब मैं सुबह सोकर उठी और नीचे मौसी के पास किचन में आई, तो मैंने देखा कि मौसी की तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उनकी आंखें काफ़ी सूजी हुई थीं और उनके हाथों पर भी कुछ अजीब से निशान थे। मैंने उनसे पूछा कि आखिर ये सब क्या है, तो वह कहने लगी कि रात में जब वह बाहर दरवाज़ा बंद करने के लिए गईं, तभी उन्हें वो चुड़ैल दिखाई दी थी, जिसकी वजह से वह डर कर अचानक ही भागीं और उनका पैर फिसल गया और वो गिर गईं, जिससे उन्हें खरोंचें आ गईं। मौसी के मुंह से ये बात सुनकर मैं एक बार फिर से घबरा गई और मुझे रात में दिखने वाले वह दो साए फिर से याद आने लगे। पहले तो मेरा मन किया कि मैं मौसी से कहूँ कि मैंने भी रात में खिड़की से इस तरह के कुछ साए देखे थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे ऐसा कहने से कहीं ये बात और ना बिगड़ जाए, कहीं मौसी और भी ज़्यादा ना डर जाएं। मैंने मौसी से कहा कि भूत चुड़ैल कुछ भी नहीं होता है मौसी, ये सब आपका वहम है। मौसी कहने लगी कि नहीं पायल, मैं सच कह रही हूँ, वरना देखो मुझे ये चोट आखिर कैसे लगती। मैंने कहा कि मौसी, आपने हो सकता है कुछ और देख लिया हो, और ये चोटें तो आपको आपके डर की वजह से लगी हैं। आप डर कर भागी और आपका पैर फिसल गया, बस और कुछ नहीं। मौसी ने कहा कि तुम मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वह बिल्कुल सच है। उस दिन की रात को मुझे बहुत तेज प्यास लगी। जब मैंने उठकर जग में पानी देखा तो वह ख़त्म हो चुका था। पहले तो मैंने सोचा कि पानी लेने नहीं जाती हूँ, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि मुझे इतना भी नहीं डरना चाहिए। इसीलिए मैं चुपके से नीचे पानी लेने चली गई। सोचा कि धीरे से पानी लेकर वापस आ जाऊंगी, क्योंकि अगर मौसी को पता चल जाता तो वह मुझ पे बहुत गुस्सा करती। मैं अभी किचन से पानी लेकर वापस लौट ही रही थी कि तभी मुझे मौसी के कमरे से अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी।
उनके कमरे का दरवाज़ा बिल्कुल हल्का सा खुला हुआ था। मुझसे रहा नहीं गया और मेरे कदम खुद ब खुद उनके कमरे की तरफ बढ़ गए। मैं जैसे ही उनके कमरे के पास पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। मौसी उस वक्त ज़मीन पर बैठी हुई थीं और वह बुरी तरह से हाँफ रही थीं। उनके सारे बाल भी बिखरे हुए थे। इसके बाद मैंने आगे जो कुछ भी देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मौसा जी मौसी के साथ जो व्यवहार कर रहे थे उसे देखकर मुझे रोना आ गया। मैंने लोगों के शादीशुदा जीवन के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि शादी के बाद क्या कई महिलाओं के साथ ऐसा भी होता है और मेरे मौसा मौसी के साथ आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। मैं वह सब और ज़्यादा देख नहीं सकती थी और इसीलिए तुरंत ही भागकर अपने कमरे में चली आई। अगले दिन मैं बहुत ज़्यादा बेचैन थी और इसीलिए मैंने मौसी से भी बात नहीं करी थी। इस पर मौसी मुझसे बार बार पूछ भी रही थी कि आज मैं इतनी खामोश क्यों हूँ, लेकिन मैंने तबीयत ठीक ना होने का बहाना बना दिया। पर यह बात मेरे दिल में बार बार चुभ रही थी। जब काव्या दीदी का मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया कि वो मम्मी से इस बारे में कुछ भी ना कहें, क्योंकि अपनी बहन के बारे में ये सब शायद वह ना सुन पाएँ कि उनके जीजा एक ऐसे इंसान हैं। अब मुझे अंदर ही अंदर मौसा से नफ़रत सी होने लगी थी और उन पर बहुत गुस्सा आने लगा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह मौसी के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। 2-3 दिन तक मैं बहुत ज़्यादा बेचैन रही, क्योंकि मैं मौसी को इस सब से बचाना चाहती थी, लेकिन मुझे कोई भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। मौसी की हालत मैं दिन ब दिन ठीक नहीं देख रही थी। मुझे उनके शरीर पर तरह तरह के निशान दिखते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था, और मैं जब भी उनसे उनकी चोटों के बारे में पूछती तो वह बस उसी चुड़ैल का नाम लेकर बहाना बना देती। ये सब सुन सुनकर मैं पक चुकी थी, इसलिए एक दिन मैंने गुस्से में उनके सामने सब कुछ उगल दिया और उस दिन जो कुछ भी मैंने देखा था वह सब कुछ मौसी के सामने बोल दिया। इस पर मौसी अपने आंसुओं को रोक ना सकी और मेरे सामने बुरी तरह से रोने लगी और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी कि पायल, मैंने अपने रिश्ते की लाज बचाने के खातिर ही तुम्हारे सामने चुड़ैल का साया भटक रहा है कि ये वाला झूठा नाटक किया था, क्योंकि तुम्हारे मौसा लगभग हर रोज़ मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं और मैं नहीं चाहती थी कि तुम ये सब होते हुए देखो। इसीलिए मैंने चुड़ैल वाली बात तुम्हारे दिमाग में डाली ताकि तुम डर जाओ और गलती से भी रात को नीचे उतर कर ना आओ। मैंने मौसी से कहा कि लेकिन अब आपको ये सब बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। हम मम्मी को इस बारे में सब कुछ बता देंगे और वह मौसा जी को समझाएंगी। नाना नानी नहीं हैं तो क्या हुआ, मेरी मम्मी आपसे बड़ी हैं और वह ही इस मामले में मौसा जी को समझा सकती हैं। इस पर मौसी कहने लगी कि तुम्हें इस बारे में किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है और तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम देखना सब ठीक होने वाला है। मैंने कहा, लेकिन आखिर मौसा जी आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? मेरे इस सवाल पर मौसी एकदम से खामोश हो गई। वह कहने लगी कि तुम अभी छोटी हो और इन सब बातों को नहीं समझोगी। मैंने उनसे कहा कि मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ, तो मौसी कहने लगी, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। मौसी की बात सुनकर मैं चुप हो गई, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर ये बात खाए जा रही थी कि आखिर मौसा मौसी के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। आखिर इस सब के पीछे क्या वजह है और मौसी को क्यों ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। आखिर ऐसा क्या होने वाला है। यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही थीं उन सब के बारे में मैं काव्या दीदी को सब कुछ बताती रहती थी, क्योंकि मैं अपने दिल पर इतना बड़ा बोझ लेकर नहीं जी सकती थी। उसी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे नीचे वाला दरवाज़ा किसी ने खोला है, जिसकी आवाज़ सुनकर मैं तुरंत ही सीढ़ियों के पास पहुंची तो मैंने देखा कि मौसा और मौसी कहीं जा रहे थे। मैं ये देखकर हैरान हो गई कि आखिर इतनी रात को ये लोग कहाँ जा रहे हैं। मुझसे भी रहा नहीं गया और मैंने तुरंत ही अपना दुपट्टा उठाया और दुपट्टे से खुद को अच्छे से ढक लिया
और चुपचाप उनका मैं पीछा करने लगी। वह लोग उस मैदान की तरफ से जा रहे थे जो मुझे मेरे कमरे की खिड़की से दिखाई देता था। अब मुझे समझ आने लगा कि उस दिन मैंने जो 2 साए देखे थे वो और कोई नहीं बल्कि मेरे मौसा मौसी ही थे। काफ़ी दूर तक मैं चोरी छुपे उन लोगों के पीछे दूर से ही चलती रही। अच्छी बात ये थी कि उन दोनों लोगों में से किसी ने भी एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखा। काफ़ी दूर चलने के बाद जब मैदान ख़त्म हुआ तो फिर एक घना जंगल शुरू हो गया था। वहाँ पर पहुँचकर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, लेकिन मुझे ये जानना भी था कि आखिर वह लोग इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं। मुझे डर सताने लगा कि कहीं मेरे मौसा मौसी के साथ कुछ कर तो नहीं देंगे। मैं अपनी मौसी को कुछ भी नहीं होने दे सकती थी, इसीलिए हद से ज़्यादा डरने के बावजूद भी मैं हिम्मत करके उनके पीछे चलती रही। जंगल के अंदर कुछ दूर आगे बढ़ने पर मैं एक जगह पर पहुंची जहां पर कुछ गुफाएं जैसी बनी हुई थीं और आसपास थोड़ी बहुत मशालें जल रही थीं। मेरे मौसा वहां पर बाहर ही बैठ गए और मौसी चुपचाप उस गुफा के अंदर चली गईं। आखिर ये सब हो क्या रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं ये जानना चाहती थी कि अंदर गुफा में मौसी क्या करने जा रही हैं, लेकिन बाहर मौसा बैठे हुए थे, इसलिए मैं गुफा के अंदर नहीं जा सकती थी। अब मैं गुफा में झांकने का कोई और रास्ता यहाँ वहाँ खोजने लगी। जब मैं पीछे के हिस्से में पहुँची तो वहाँ पर मुझे खुली जगह दिखाई दी थी जहाँ से अंदर साफ देखा जा सकता था। पहले तो मैंने वहाँ पर एक बाबा को बैठे हुए देखा और उसके सामने मौसी चुपचाप हाथ जोड़कर बैठी हुई थी। उसके बाद उस बाबा ने मेरी मौसी को लड्डू खिला दिया और लड्डू के खाते ही मौसी तुरंत ही वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। ये देखकर मैं दंग रह गई थी और मुझे डर लगने लगा कि आखिर अब आगे क्या होने वाला है कि तभी 3 आदमी और उस गुफा में ना जाने किधर से आ गए और फिर उन्होंने जो हरकत करनी शुरू की उससे मेरे होश उड़ चुके थे। मेरी मौसी की इज्जत इस वक्त खतरे में थी और मैं उनके साथ कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकती थी। इसीलिए उसी वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और मैं बिना ये सोचे समझे कि मैं अकेली उन चारों का मुकाबला कैसे कर पाऊंगी उस गुफा के अंदर कूद गई और उन पर पास ही पड़े हुए एक डंडे से मैंने वार करना शुरू कर दिया। लेकिन वह लोग 4 थे, इसीलिए मैं उनके आगे ज़्यादा देर तक टिक ना सकी। वह मुझे वहाँ देखकर बहुत खुश होने लगे क्योंकि अब तो उन्हें एक नहीं बल्कि 2-2 से उनके इरादों को मैं पहले ही भांप चुकी थी। मैंने जैसे ही चिल्लाकर मौसा को बुलाने की कोशिश की तभी उनमें से एक ने मेरे मुंह पर कस के हाथ रख दिया और फिर मेरे और मौसी के साथ वो होने वाला था जिससे हम दोनों की ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाती। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने लाख चिल्लाने की कोशिश की लेकिन मेरे मुंह से जरा सी भी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। अब सिवाय भगवान के मुझे और कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने तुरंत ही अपनी आंखों को बंद किया और ऊपर वाले को याद करने लगी। लेकिन जैसे तैसे वह लोग अपने इरादों में आगे बढ़ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी जान निकलने ही वाली है। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। हमारी ज़िंदगियां खराब होने से पहले ही किसी ने वहां पर आकर उन लोगों को बहुत ज़ोर से पीटा। जब मैंने आंख खोलकर सामने देखा तो मेरे होश उड़ चुके थे क्योंकि मेरे सामने मेरी मम्मी, पापा, सुमित भैया, मौसा जी और पुलिस खड़ी हुई थी। वह सब वहां अचानक कैसे आ गए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। खैर, पुलिस ने तुरंत ही उन चारों आदमियों को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद हम सभी वापस घर लौट आए। मौसी अभी भी बेहोश थीं। मम्मी बार बार उनके चेहरे पर पानी के छींटे मार मार कर उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रही थीं। थोड़ी देर के बाद जब उन्हें होश आ गया तो सभी लोगों को वहां पर अचानक देखकर वह भी सकते में आ गईं। मुझे भी अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि वह लोग आखिर वहां कैसे आ गए। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी मम्मी, पापा, मौसा जी के ऊपर ज़ोर से चिल्लाने लगे और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाने लगे। मौसा जी शर्मिंदगी से अपनी नज़रें झुकाए खड़े हुए थे। मम्मी ने कहा कि मुझे शर्म आती है कि तुम्हारे जैसे इंसान से मैंने अपनी बहन की शादी करवाई।
तुम मेरे पापा के सबसे अच्छे दोस्त के बेटे थे। मैंने हमेशा तुम्हारे अंदर एक अच्छा इंसान देखा और यही सोचकर मैंने अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया था। मम्मी मौसी पर भी बुरी तरह से चिल्लाने लगी कि तुमने भी मुझे कुछ भी नहीं बताया और इसीलिए ये बात आज यहाँ तक इतनी बढ़ चुकी थी। अगर हम लोग वहाँ सही समय पर नहीं पहुँचते तो तुम लोगों की ज़िंदगी आज खराब हो चुकी होती। मुझे अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने मम्मी से कहा कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और आप अचानक वहाँ कैसे पहुँच गईं। इस पर मम्मी ने कहा कि कल शाम को ही काव्या अपने ससुराल से घर आई थी और उसने मुझे यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वो सब के बारे में सब कुछ बता दिया। ये सब सुनकर मुझे बहुत फिक्र होने लगी, इसीलिए मैंने तुम्हारे पापा और सुमित से यहाँ पर आने के लिए कहा और रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई, जिसकी वजह से हमें यहाँ आते आते काफ़ी रात हो चुकी थी। जब हम रात में यहाँ घर पहुँचे तो देखा कि दरवाजे तो खुले पड़े थे। जब मैं अंदर इस कमरे में आई तो यहाँ कोई भी नहीं था। तुम्हारे पापा ने कहा कि हमें कुछ देर यहीं पर इंतज़ार करना चाहिए, हो सकता है तुम लोग यहीं कहीं आसपास हो। मैं अभी बैठकर तुम लोगों का इंतज़ार कर ही रही थी कि तभी मेरी नज़र मंदिर के पास रखे हुए इस कलश पर गई। मम्मी ने उस कलश को उठाकर मुझे दिखाया। उस पर एक अजीब सा निशान छपा हुआ था। मम्मी कहने लगी कि इस निशान को देखते ही मैं समझ गई कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है और फिर मैंने तुरंत ही पुलिस को खबर दी और हम लोग वहाँ पहुँच गए। मैंने मम्मी से कहा कि लेकिन आखिर इस निशान का और मौसी के वहाँ उस गुफा में जाने का इन सब का कनेक्शन क्या है। तो मम्मी मुझे बताने लगी कि दरअसल ये बात अभी की नहीं, आज से काफ़ी सालों पहले की है, जब मैं तकरीबन 10 या 11 साल की रही होंगी। उस वक्त हमारे गांव में एक बाबा आया हुआ था और गांव वाले उस बाबा पर अंधविश्वास करते थे और उसे बहुत चमत्कारी मानते थे। मेरी ताई, जिन्हें कई सालों से बच्चे नहीं हो रहे थे, वह भी उस बाबा के पास अपना इलाज कराने के लिए गईं। ताऊ को भी उस वक्त यही लगा कि वो बाबा चमत्कारी है और उनके आशीर्वाद से उनकी सूनी गोद भर जाएगी और उनका भी वंश बढ़ाने वाला कोई आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वह बाबा ठग था। उसने मेरी ताई के साथ गलत किया। ना सिर्फ उसने बल्कि उसके सभी साथियों ने। पहले तो उसने ताई को इस बात की धमकी दी कि अगर उन्होंने इस सब के बारे में किसी से भी कुछ कहा तो वह ताई को सब जगह बदनाम कर देंगे और गांव वाले भी उस बाबा की ही बात मानेंगे, क्योंकि गांव वाले उस पर अंधविश्वास करते थे। लेकिन मेरी ताई ये सब कुछ बर्दाश्त ना कर सकी। उन्हें गहरा सदमा लगा था। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने उस बाबा की एक एक काली करतूत के बारे में सब कुछ बता दिया और उसके बाद खुद की ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया, जिसकी वजह से मेरे ताऊ ने अपना दिमाग का संतुलन खो दिया और वह पूरी तरह से पागल हो गए थे। इधर जब ये घटना हुई तो कई गांव की महिलाओं ने चुप्पी तोड़ी और उन्होंने भी बाबा के बहुत सारे राज खोले। इसके बाद से पुलिस को खबर कर दी गई, लेकिन इससे पहले कि पुलिस बाबा को पकड़ती वो यहाँ से फरार हो गया। इसके बाद हम लोगों को पता चला कि ये बाबा बहुत बड़ा फर्जी इंसान था। ये अब तक इसी तरह से ना जाने कितने ही कारनामे कर चुका था और ये इसका पुराना पेशा था। इस बाबा के पास जो भी इंसान जाता था उसे ये कलश देता था जिस पर इसी तरह का निशान बना होता था। मुझे ये निशान तब से ही याद था और जैसे ही मैंने इस निशान को आज यहाँ देखा तो मेरे होश उड़ चुके थे और मुझे ये समझते हुए देर ना लगी कि आज फिर से वही वाक़या दोहराया जाने वाला है जो इतने सालों पहले घटा था। इसीलिए बिना देरी किए हम तुरंत ही वहाँ पहुँच गए जहाँ इतने सालों पहले उस बाबा ने भी अपना डेरा जमाया हुआ था। मौसी मम्मी के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी, कहने लगी कि मैंने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया था कि मेरी गोद भी भर जाए। ये मुझे बहुत समय से उस बाबा के पास ले जाना चाहते थे, लेकिन मैं हर बार इनकार कर देती थी, जिसकी वजह से ये मुझ पर जुल्म कर रहे थे। फिर जब सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैं एक बार उनके साथ उस बाबा के पास चली गई। फिर उसने मुझे अपनी चिकनी चुबड़ी बातों में फंसा लिया और मुझे भी इस बात का यकीन दिला दिया कि मैं बहुत जल्दी माँ बन जाऊंगी।
मैं भी माँ बनने की उम्मीद में इस कदर अंधी हो गई थी कि मुझे इसमें कुछ भी गलत दिखाई नहीं दिया, और इसीलिए आज एक बार फिर से मैं उनके साथ उस बाबा के पास चली गई और उसने जैसा कहा मैं चुपचाप वैसा ही करती रही। मम्मी ने मौसा जी से कहा कि आज अच्छे से अच्छे इलाज अस्पतालों में मौजूद हैं, लेकिन आपने डॉक्टर के पास जाने की जगह उस बाबा पर विश्वास किया। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आपकी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। इस पर मौसी कहने लगी कि इन्होंने ये सब सिर्फ अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए किया, क्योंकि जब मेरे कहने पर ये अस्पताल गए थे तो वहाँ जो रिपोर्ट्स आई थीं उसमें कमी मुझ में नहीं बल्कि इनमें निकली थी, जिस बात को ये बर्दाश्त नहीं कर सके। और ये बार बार मुझे इस बात का यकीन दिलाते रहे कि सारे डॉक्टर और रिपोर्ट झूठी हैं, इनमें कोई कमी नहीं है बल्कि कमी मुझ में ही है, और इसीलिए इलाज की ज़रूरत मुझे है। इसके बाद इन्हें कहीं से उस बाबा के बारे में पता चला और ये ज़बरदस्ती मेरा उससे इलाज करवाने के लिए कहने लगे। मौसा जी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने हम सभी से माफ़ी मांगी, लेकिन मेरी मम्मी और मौसी ने मौसा जी को माफ़ नहीं किया। इसके बाद मम्मी मौसी को हमारे साथ वापस घर लेकर आ गईं। कुछ समय के बाद हमें पता चला कि वो बाबा इस बाबा का बेटा था, जिससे काफ़ी सालों पहले मेरी मम्मी की ताई के साथ भी ये सब किया था। उसने अपने ही पिता के नक्शे कदम पर चलकर लोगों को ठगना शुरू किया था। कुछ दिनों के बाद ही मौसा जी घर पर आ गए और रो रो कर अपने किए की माफ़ी मांगने लगे। पापा और दादी के खूब समझाने के बाद मम्मी और मौसी ने उन्हें माफ़ कर दिया और मौसा जी ने इस बार खुद से कहा कि अब वह अपना ठीक से इलाज करवाएंगे। इसके बाद 1 साल तक मौसा जी का इलाज एक बहुत अच्छे डॉक्टर से कराया गया और आज मेरी मौसी जुड़वा बच्चों की माँ बन चुकी हैं और वह दोनों बहुत खुश हैं। मेरी भी शादी हो चुकी है और मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आज भी वह वाक़या मेरे जहन से बाहर नहीं निकलता है। उस दिन अगर काव्या दीदी ने घर में सबको इसके बारे में सब कुछ ना बताया होता तो आज मैं और मौसी वो ज़िंदगी कभी नहीं जी रहे होते जो आज हम जी पा रहे हैं। दोस्तों, हमारे समाज में ये मानसिकता आज भी हावी है कि पुरुषों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हो सकती, जबकि ऐसा नहीं है। इस तरह की समस्याएं चाहे पुरुष हो या महिला, किसी में भी देखी जा सकती है और इन बातों का ही समाज में फैले हुए जो फर्जी बाबा हैं वह फ़ायदा उठाते हैं और हमें ठगने के लिए अपना निशाना बनाते हैं। हमसे अपनी मनमानी करवाते हैं और हम अपनी उम्मीदों को पूरा करने के चक्कर में कई बार अपनी और अपनों की जिंदगियां बर्बाद कर लेते हैं। हमें कभी भी इस तरह की बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि जो समस्या का सही समाधान है उसे ढूंढना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।